आप सभी सुनने वालों का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर फ्लिक्स पर। आप में से कई लोग अपने घर से दूर रहे होंगे स्कूल के समय, हॉस्टल वगैरह में, और जो रहे हैं उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब बातें सुनी होगी, या तो अपने हॉस्टल या किसी और हॉस्टल या स्कूल के बारे में। वैसे आज जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो भी एक हॉस्टल के बारे में है, एक भूतिया हॉस्टल। कहानी की शुरुआत होती है 1966 डिब्रूगढ़, असम में। उपेंद्र गोहीन काफ़ी चिंतित लग रहा था क्योंकि उसे कोर्ट से एक नोटिस आया था। नोटिस था प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर, जो उसे पता था वो नहीं जीत पाएगा। हरिदेव, जो उपेंद्र का छोटा भाई था, उसको कायदे से आधा हिस्सा मिलना चाहिए था प्रॉपर्टी में, जो उन दोनों के पिता की थी, और वो दोनों भाई थे। उपेंद्र ने अभी अपना कॉलेज ख़त्म ही किया था कि एक हादसा हो गया। उपेंद्र और हरिदेव दोनों के पेरेंट्स को लुटेरों ने मार दिया था, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि घर में काफ़ी सारा पैसा पड़ा हुआ है। उपेंद्र इस समय अपने मामा के घर था और हरिदेव एक बोर्डिंग स्कूल में था, जिस वजह से वो दोनों ही बच गए थे। इनके पास एक बड़ा सा चाय का बागान था, एक एस्टेट, और उसकी जिम्मेदारी अब उपेंद्र के कंधों पर थी। हरिदेव के स्कूल और फिर उसके कॉलेज का खर्चा भी उपेंद्र ही उठा रहा था। जब हरिदेव ने कॉलेज ख़त्म किया और अपना हिस्सा मांगा तो उपेंद्र ने उसे एक छोटा सा हिस्सा दिया और कुछ पैसे भी दिए, जिससे वो एक छोटा सा घर खरीद सका। हरिदेव को पता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन एहसान के तले वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। 20 साल पहले हरिदेव ने हेमंता नाम की लड़की से शादी कर ली, जो सुंदर भी थी और तेज दिमाग भी। कुछ समय सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर हरिदेव ने अपना हिस्सा मांगा। उपेंद्र उसे इग्नोर करता रहा और उनके संबंधों में कड़वाहट आ गई। अब हरिदेव के पास कोर्ट में जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उपेंद्र को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे आधी जायदाद हरिदेव को देनी पड़ेगी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि उसके बाद उसके पास अपने बेटों के लिए क्या ही बचेगा। वैसे हरिदेव और हेमंता की जुड़वा बेटियां थी, जो अपनी माँ की तरह सुंदर और तेज दिमाग थी। दोनों ने अब कॉलेज ज्वाइन कर लिया था कलकत्ता में। उपेंद्र की परेशानी ये भी थी कि उसके तीनों बेटे निहायत ही नालायक थे, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उपेंद्र ने उन्हें एस्टेट संभालना सिखा दिया था। अब जब कोर्ट में केस चलेगा और उसे विश्वास था वो हारेगा, ऐसे में उसके बेटों में बांटने के लिए उसके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। उपेंद्र अपने घर की छत पर खड़ा था इस नोटिस को पढ़ते हुए। अब वो उस नोटिस को जेब में रखता है और अपनी आंखें बंद करता है। उसका मन काफ़ी विचलित था। उसके दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। कुछ तो करना था उसे ये सब रोकने के लिए। वो हरिदेव और हेमंता को ऐसी चोट देना चाहता था जिससे वो अपनी पूरी ज़िंदगी उबर ना पाए, और वो थी उसकी बेटियाँ सालमी और संताति। लेकिन उसे ये काम ऐसे करना होगा कि कोई भी कभी भी उस पर उंगली ना उठा सके। उपेंद्र अपने एस्टेट के मैनेजर मोइदुल को बुलाता है और उसे खुशखबरी देता है कि उसकी सैलरी बढ़ने वाली है। मोइदुल 60 साल का आदमी था और करीब 30 साल से वो एस्टेट में काम कर रहा है। उसकी पत्नी कई साल पहले मर चुकी थी और उसने अपनी बेटी उद्बला को अकेले ही बड़ा किया था। वैसे उद्बला और उपेंद्र के बीच चक्कर चल रहा था, जिसका पता मोइदुल को था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अगर वो इस बात को उजागर करता तो उसकी नौकरी जाती और उसकी बेटी के चरित्र पर लांछन लगता, जिससे उसकी शादी कभी ना हो सकती। लेकिन मोइदुल ने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। मोइदुल की बेटी गांव के एक छोटे से स्कूल में कम तनख्वाह में नौकरी कर रही थी। मोइदुल ने सोचा क्यों ना उपेंद्र के पैसे और उसके प्रभाव का फ़ायदा उठाकर उद्बला को कलकत्ता में एक अच्छी जॉब दिलवा दी जाए। वैसे उपेंद्र ने जिक्र किया था कि उसका साला कलकत्ता में एक कॉलेज चलाता है। मोइदुल ये भी सोच रहा था कि ऐसा करने से उद्बला इस आदमी से दूर भी रहेगी, और नसीब अच्छा हुआ तो कलकत्ता में ही किसी आदमी को ढूंढकर वो शादी करके वहीं पर बस जाएगी। उपेंद्र के पास कोई चारा नहीं था मोइदुल की डिमांड्स को पूरा करने के अलावा। अब जब उपेंद्र को कोर्ट का नोटिस मिला है, उसने सोचा क्यों ना वो इस बाप बेटी पर किए हुए एहसानों का फ़ायदा उठाए। उद्बला, जो उपेंद्र के साले की कॉलेज में नौकरी कर रही थी, उसे अब दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाना था, जहां हरिदेव की बेटियां पढ़ रही थी।
इस सब में काफ़ी खर्चा होने वाला था, लेकिन आधी जायदाद खोने से तो कम ही था। अब साल था 1988। एक कॉलेज के कंपाउंड में कई सारी लड़कियां खड़ी थी जिन्होंने हाल ही में कॉलेज ज्वाइन किया था। पेरेंट्स अपनी बेटियों को छोड़ने आए हुए थे और सभी लोग नोटिस बोर्ड देख रहे थे। बोर्ड पर हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट थी। जो लड़कियां फाइनल ईयर में थी उन्हें हाल ही में नए बने हुए हॉस्टल में अलॉट किया गया था और वो काफ़ी खुश थे। उनमें से कुछ कह रही थी कि अच्छा हुआ, अब हमें उस डरावने हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा। हॉस्टल के 2 ब्लॉक थे, ईस्ट और वेस्ट, और नए स्टूडेंट्स को ईस्ट ब्लॉक की डॉर्मेट्री अलॉट हुई थी। कुछ देर बाद ईस्ट विंग के हॉस्टल की वार्डन आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। वो उन्हें कहती है कि उसका नाम उद्बला है और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। सभी स्टूडेंट सामान लेकर डॉर्मेट्री में पहुंच जाते हैं। फ्रेशर्स में टोटल 18 लड़कियां थी, जिसमें से एक थी रेवती। रेवती के बगल का बेड अलॉट हुआ था सानिया नाम की लड़की को। दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं। रेवती के पिता नेवी में ऑफिसर थे और सानिया बताती है उसके दादा के पास एक बहुत बड़ा चाय का बागान है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब रात हो गई थी और डिनर का समय था, तो दोनों मेस में जाते हैं। खाना कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके सीनियर्स तो चुपचाप खाना खा रहे थे। इसी समय उद्बला मेस में आती है। खाना लगभग सबका खत्म हो चुका था। उद्बला कहती है, मैं यहाँ की सबसे पुरानी वार्डन हूँ और करीब 20 साल से यहीं पर हूँ। उद्बला फर्स्ट ईयर के अलावा बाकी स्टूडेंट्स को जाने को कहती है। बचे हुए नए स्टूडेंट्स को वो बताती है कि रात 10 बजे लाइट्स बंद हो जाएगी और सुबह 5:30 बजे सभी को उठना होगा। कोई भी हॉस्टल का फ़ोन यूज़ नहीं करेगा पेरेंट्स से बात करने के लिए, और तुम लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार अपने घर पर फ़ोन कर पाओगी। अब सभी लड़कियां अपने डॉर्मेटरी की तरफ जाने लगती है और कुछ लड़कियां कहती है कि हमें इस बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, ये रूल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सानिया कहती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, हमारा ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा अगर हम अब तुरंत ही कंप्लेंट्स लेकर प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब सब लोग डॉर्मेटरी में पहुंचते हैं तो देखती है कि उनका सारा सामान बिखरा हुआ था। कुर्सियाँ ज़मीन पर पटकी हुई थी, चद्दर ज़मीन पर गिरी हुई थी। लड़कियों को लगता है कि उनके सीनियर्स ने उन्हें परेशान करने के लिए ये किया होगा और सभी अपना अपना सामान समेट लेते हैं। वैसे डॉर्मेटरी एक बड़ा सा हॉल था जिसमें कई सारे बेड लगे हुए थे, जिसके एक तरफ एंट्रेंस था और बिल्कुल दूसरी तरफ एक कूलर लगा हुआ था और कई सारे बाथरूम बने हुए थे। सभी अपना सामान समेट रहे थे कि डॉर्मेटरी में अंधेरा हो जाता है, जिसके चलते कई सारी लड़कियां डर के मारे चीखने लगती है। क्या 10 बज गए? एक लड़की पूछती है। शायद नहीं, दूसरी लड़की बताती है। तो फिर लाइट्स बंद क्यों हो गई? मुझे बाथरूम यूज़ करना है, सानिया कहती है। तुम्हारे पास टॉर्च है ना? रेवती पूछती है। सानिया अपने बैग से टॉर्च निकालती है और दोनों बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और सानिया को छोड़कर रेवती वापस आ जाती है अपनी बेड पर। रेवती बैठी हुई सोच रही थी कि क्या उसने यहाँ पर एडमिशन लेकर सही किया है, क्या उसे अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहिए। ये सब वो सोच ही रही थी, अचानक एक तेज चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और रेवती और बाकी लड़कियाँ घबरा जाती है। रेवती बताती है कि सानिया बाथरूम में है अकेली। रेवती और कुछ लड़कियाँ टॉर्च लेकर बाथरूम में गई और वहाँ सानिया फर्श पर बैठी हुई थी, काफ़ी डरी हुई, कपकपाती हुई। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? लड़कियों ने पूछा। सानिया इतनी डरी हुई थी कि ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी उसके मुंह से। सब उसे उठाकर बेड पर ले जाते हैं और उसे पानी पिलाते हैं, उसे शांत करते हैं। करीब 5 मिनट बाद सानिया शांत हुई और बताती है कि बाथरूम में कोई था। कुछ लड़कियां अंदर देखने जाती है और आकर बताती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। सानिया कहती है अंदर था कोई, पास के टॉयलेट में। फिर मुझे एक धीमी सी आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी कि मारो 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 मारो। पहले जब दरवाजे को किसी ने खटखटाया तो मुझे लगा कोई परेशान कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो मैं कुछ देर के लिए शांत रही। जब सब कुछ शांत हो गया तो मैं बाहर आई, तो मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ हो, किसी ने मेरे बाल को खींचा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था।
फिर पास के टॉयलेट का दरवाज़ा अपने आप धीमे धीमे खोलने लगा और मैंने उधर टॉर्च किया, पर वहाँ पर भी कोई नहीं था, वो भी खाली था। और फिर ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, मेरा नाम ले रहा हो। और तब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैं कह रही हूँ ये जगह भूतिया है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी मत बोलो, रेवती कहती है। जैसा तुमने कहा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं था। होता तो मुझे ज़रूर दिखता, सानिया रोते हुए कहती है। मुझे बहुत डर लग रहा था। नित्या नाम की एक लड़की कहती कि शायद सीनियर्स में से किसी को तुम्हारा नाम पता चल गया होगा और उन्होंने ही तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। वैसे सोचने वाली बात थी कि ये लड़कियाँ आज ही यहाँ पर आई थी, तो इनका नाम सीनियर्स को कैसे पता हो सकता है। किसी का कभी परिचय भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात कि वो डॉर्मेट्री में बिना किसी के देखे कोई अंदर आ भी कैसे सकता है। रेवती सबको कहती है कि कोई अकेले टॉयलेट में अब से नहीं जाएगा, सब लोग ग्रुप्स में जाएंगे और यही बेहतर रहेगा। सानिया को सुलाकर सब अपने अपने बेड पे चली जाती है। रेवती को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि जो सानिया के साथ हुआ क्या वो सच था। बाथरूम डॉर्मेट्री के अंदर था और बाहर से बिना जाने कोई आ नहीं सकता था। अगर सीनियर्स को सानिया का नाम पता भी था तो उन्होंने अंधेरे में पहचाना कैसे कि वो सानिया ही थी। अब आधी रात हो चुकी थी और रेवती नींद से उठती है। उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। वो अपनी बोतल से पानी पीती है और उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ जूतों की थी जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते डॉर्मेट्री के बाहर आकर रुक जाती है। जूतों की आवाज़ फिर एक बार सुनाई देती है और वो आवाज़ अब दूर जा रही थी। रेवती सोच रही थी कि क्या ये उद्बला थी, क्या वो इतनी रात को राउंड पर निकली थी। खैर, रेवती फिर से सो जाती है। अगली सुबह सभी लड़कियां अपने क्लासेस को अटेंड करती है और फिर सभी एक कैफ़े में इकट्ठा होती है। रेवती पूछती है क्या किसी ने रात को जूतों की आवाज़ सुनी थी, शायद उद्बला राउंड पर निकली थी। क्या तुमने भी सुनी आवाज़, एक लड़की पूछती है। सानिया कहती है उद्बला तो शूज़ नहीं पहनती, वो तो स्लीपर्स पहनती है। कुछ और लड़कियों को लगता है कि शायद उनके सीनियर्स ही उनको परेशान कर रहे होंगे। रेवती कहती है कि हमें ऐसा दिखाना होगा कि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया और हमें डर भी नहीं लगा। सब लड़कियां अपने डॉर्मेट्री में वापस चली जाती है और रेवती और सानिया गार्डन में बैठे बात कर रहे थे। ज़्यादातर बातें सानिया ही कर रही थी और वो बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने दादाजी के एसेट को संभालेगी। उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उनकी लाडली है। खैर, अब रात हो गई। सभी लड़कियां डिनर के बाद डॉर्मेट्री में आती है और लाइट्स बंद होने के पहले ही उनके पास काफ़ी समय था। वो लोग डिस्कस करती है कि उज्ज्वला लाइट्स क्यों बंद कर देती है, बाकी हॉस्टल की लाइट्स तो बंद नहीं होती। अब 10 बज जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाती है। लड़कियां अपने अपने बेड में सोने चली जाती है और कुछ लड़कियों को जल्दी नींद आ जाती है और कुछ अब भी जाग रही थी। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है जैसे कुछ भारी सी चीज़ गिरी हो। कुछ लड़कियां भूकंप भूकंप कहते हुए उठ जाती है। सभी लड़कियां एक दूसरे के करीब आकर खड़ी हो जाती है डर के मारे। रेवती और कुछ और लड़कियां अपनी टॉर्च लेकर डॉर्मेट्री में देखती है कि किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। रेवती कहती है कि हम सबसे ऊपरी मंजिल पर है तो शायद छत पर कुछ गिरा होगा। अब फिर से सब लड़कियां अपने बेड्स में चली जाती है। इस रात फिर वही जूतों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, लेकिन इस बार लड़कियों को डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते थे ताकि उनके सीनियर्स को लगे कि उन्हें डर नहीं लग रहा। पूरे हफ्ते भर लड़कियों ने ऐसा ही किया। कुछ लड़कियों ने सेकंड ईयर की लड़कियों को उनकी तरफ देखते हुए भी देखा था और वो पूछती भी थी कई बार कि क्या सब कुछ ठीक है। वैसे फर्स्ट ईयर की लड़कियां चाहे जितना भी दिखाए कि वो डर नहीं रही, लेकिन उनके जहन में उन कदमों की आहट सुन डर तो लग रहा था। वो उन्हें परेशान ज़रूर कर रही थी। इसका असर सानिया पर भी काफ़ी पड़ रहा था। वो थकी हुई घबराई हुई लगती थी। उससे पूछने पर कहती थी कि वो काफ़ी थकी हुई है। लड़कियां अब डीन से मिलने जाती है इस बात को लेकर, लेकिन डीन एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही थी। तब तक कुछ भी नहीं हो सकता था जब तक वो लौटकर वापस ना आए। अब एक हफ्ते बाद रात को जूतों की आहट अब डॉर्मेट्री के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी, जिससे सुन रेवती उठ जाती है। ये कदमों की आहट सिर्फ एक थी।
जबकि हर बार उन्हें 2 कदमों की आहट सुनाई देती थी। रेवती सोच रही थी कि क्या ये कोई सीनियर है या उद्बला उन्हें चेक करने के लिए आई थी। अगर वो अंदर आई है मतलब मौली नाम की लड़की जिसे काम सौंपा गया था कि रोज रात को सोने से पहले वो दरवाज़ा क्यों बंद कर दे, वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। रेवती अपनी आंखें नहीं खोलती, सोने का नाटक करती है। धीरे धीरे वो कदम बाथरूम की तरफ बढ़े और फिर बंद हो गए। रेवती राह देखती रही कि वो कदम वापस कब लौट कर आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगली सुबह जब रेवती ने कदमों की आहट की बात छेड़ी तो पता चला कि कई सारी लड़कियों ने भी वो आवाज़ सुनी थी और रेवती की तरह ही सोने का नाटक किया था। मौली कहाँ है? रेवती पूछती है। उसे रात को दरवाज़ा बंद करना था। क्या वो भूल गई थी? सानिया कहती है कि वो बाथरूम में है। तभी मौली बाथरूम से आती है अपने बालों को सुखाते हुए। रेवती उस पर गुस्सा करते हुए पूछती है कि तुमने रात को दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया? मौली कहती है मैंने पक्का उसे बंद किया था, देखो वो अब भी बंद है। जिन लड़कियों ने आवाज़ सुनी थी वो लोग दरवाजे को तरफ देखती है जो अब भी बंद था। सारी लड़कियां एक दूसरे को देखती है कन्फ्यूजन में और सबकी नज़रें रेवती पर आकर रुकती है, लेकिन इस बार रेवती के पास भी कोई जवाब नहीं था। अगली रात सभी लड़कियां दरवाजे को अच्छे से बंद करती है और बाथरूम को भी, और इसे कई बार लड़कियां जाकर चेक करती है। दरवाजे के आगे कुछ कुर्सियां भी लगा दी जाती हैं ताकि अगर कोई अंदर आए तो उनके हिलने की वजह से उन्हें पता चल जाएगा। अब सभी निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। ठीक आधी रात को फिर से कदमों की आवाज़ आती है और वो अंदर आ चुकी थी, बिना दरवाजे को खोले या कुर्सी को हिलाए। 1, 2, 3, वैसे पूरे 8 कदमों के बाद आवाज़ रुक जाती है। शायद इतने कदमों की दूरी पर ही हर एक बेड था। आवाज़ रेवती के सामने वाले बेड के पास जाकर रुक जाती है। रेवती अपनी आंखें खोलती है देखने के लिए, पर अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक हवा का झोंका उसे महसूस होता है। कदमों की आवाज़ फिर से सुनाई देती है जो उससे दूर जा रही थी, शायद अगले बेड की तरफ जा रही थी। रेवती की धड़कन तेज थी, वो सांसें नहीं ले पा रही थी डर की वजह से। कदम पास के बेड पर आकर रुक जाते हैं और रेवती की आंखें फटी रह जाती है जब वो देखती है कि पास के बेड की मच्छरदानी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धकेल रहा हो अंदर की तरफ। रेवती चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कदम फिर आगे बढ़ने लगते हैं और सानिया के बेड पर आकर रुकते हैं। अचानक कदमों के ज़मीन पर पटकने की आवाज़ आती है और फिर एक कुर्सी के तेज़ गिरने की आवाज़ आती है जैसे उसे किसी ने उठाकर फेंका हो, और डॉर्म में मौजूद सभी को एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, मारो, मारो, मारो। इसके बाद कदम धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेड से उठे, सब डर के मारे सो जाते हैं। रेवती रात भर सो नहीं पाई थी, इसके चलते पूरी रात वो प्रार्थना कर रही थी। सुबह होने पर कुछ लड़कियां उठ चुकी थी और एक दूसरे को देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। बोले भी कैसे, हिम्मत ही नहीं थी जो रात को हुआ उसे महसूस करने के बाद। रात को जो भी हुआ था वो साधारण तो नहीं था। शायद सानिया सही थी, ये जगह हॉन्टेड है। रेवती सबसे पहले अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाती है। सभी की नज़रें उसी की तरफ थी। कुछ और लड़कियां आकर कुर्सियां हटाती है और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगती है। दौड़ते हुए उन्हें कॉरिडोर में सेकंड ईयर की लड़कियां मिलती है जो उन्हें देखकर पूछती है कि क्या बात है। सुपर्णा नाम की सेकंड ईयर की लड़की पूछती है कि क्या बात है, बताओ हमें। सारी लड़कियां परेशानी में थी कि इन्हें बताए या नहीं, क्या हो अगर ये उनकी बातें सुन के उनका मजाक बनाए। साथ ही में उनके मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि क्यों ना इन्हें बता दे, शायद इन्हें कुछ पता हो इस बारे में। रेवती आती है और कहती है हम डीन से मिलने जा रहे हैं। पर बात क्या है, सुपर्णा पूछती है। क्या तुम लोगों ने भी वही अजीब कदमों की आवाज़ सुनी? रेवती इसे सुन चौंक जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। सुपर्णा बताते कि तुम लोगों से पहले पिछले साल इस डॉर्मेटरी में हम ही लोग रहते थे। हमें वो आवाज़ रोज़ सुनाई देती थी जैसे कोई किसी को खोज रहा हो, वैसे बार बार वो आवाज़ आ रही थी और हमें लग रहा था कि तुम लोग हमारे साथ मजाक कर रही हो, मौली कहती है।
वैसे तुम लोगों ने क्या किया था उस समय? रेवती पूछती है। हम पहले तो उद्बला के पास गए, लेकिन उसने हमें झूठा कहा और काफ़ी खरी खोटी सुनाई। वैसे किसी ने नोटिस किया है कि उद्बला कभी भी डॉर्म के अंदर नहीं आती? सेकंड ईयर की एक लड़की गौरी कहती है। हाँ, शायद वो जानती है कि ये हॉस्टल भूतिया है, सुपर्णा कहती है। गौरी बताती है कि ये हॉस्टल पिछले साल ही चालू किया गया था, सालों से ये बंद था। पिछले साल जब नए डिपार्टमेंट शुरू किए गए तो काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, जिसके चलते इस हॉस्टल को आखिरकार खोलना पड़ा। हम ही वो पहले लोग थे जिन्हें ये हॉस्टल अलॉट किया गया था, और 1 महीने तक हमने उन कदमों की आवाज़ सुनी, और फिर हम ना चाहते हुए भी डीन के पास गए और उन्होंने हमारे रहने का इंतज़ाम कहीं और कर दिया। लेकिन ये डॉम हॉन्टेड क्यों है? सानिया पूछती है। सुपर्णा बता रही है कि मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है। 1967 में यहाँ 2 लड़कियों का मर्डर हुआ था, सालमी और संताती नाम की। उद्बला के यहाँ इस कॉलेज में ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही ये हादसा हुआ था। तो क्या उद्बला ने उन्हें मारा था? लड़कियाँ पूछती है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? सुपर्णा बताती है कि ऐसा सुनने में आया था कि दोनों लड़कियां असम से थी और उनके परिवार में कुछ परेशानी थी, कुछ मसला था। लेकिन इसमें उद्बला का क्या रोल है, वो इसमें कैसे आई, ये सब हमें नहीं पता। क्या इस हादसे के बाद भी उद्बला यहीं पर नौकरी कर रही थी? क्या उसे अरेस्ट नहीं किया गया था? रेवती पूछती है। उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, लेकिन जैसे गौरी ने कहा, वो कभी भी डॉम में नहीं आती। मतलब उसे कुछ तो पता है, किसी चीज़ से तो वो डर रही है। वैसे तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? रेवती सुपर्णा से पूछती है। सुपर्णा बता रही है कि मेरी माँ इस कॉलेज में पढ़ती थी, और मेरे एडमिशन के समय जब उसे पता चला कि उद्बला अब भी यहीं पर है, उन्होंने मुझे उससे सचेत रहने को कहा था। वैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया था हादसे के बारे में? रेवती पूछती है। वो 2 लड़कियाँ सालमी और संताती मेरी माँ की क्लासमेट्स थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन पूरी क्लास पिकनिक पर जाने वाली थी, लेकिन संताती नाश्ता करने के बाद अचानक से बीमार पड़ गई थी। ताज्जुब की बात थी कि सभी ने वही नाश्ता किया था, लेकिन बीमार सिर्फ संताती पड़ी। संताती अब नहीं आ सकती थी तो सलमी भी उसकी देखरेख के लिए रुक जाती है, या शायद उद्बला ने उसे रुकने को कहा था। वैसे उद्बला भी उस दिन पिकनिक पर नहीं गई थी, वो भी हॉस्टल में ही थी। शाम को जब मेरी माँ और बाकी लड़कियाँ वापस आई पिकनिक से, तो उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियाँ मरी पड़ी थी। संताती अपने बेड में मरी हुई थी और सालमी बाथरूम में मरी मिलती है। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम की तरफ भागी होगी, लेकिन बेचारी बच नहीं पाई। दोनों के गले काट दिए गए थे। उद्बला से पूछने पर उसने बताया था कि वो तो पूरे दिन भर लाइब्रेरी में थी, और लाइब्रेरियन ने भी इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन बीच में आधा घंटा ऐसा था जिस दौरान लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में नहीं थी, वो लंच करने के लिए गई थी, और इस समय सिर्फ उद्बला ही लाइब्रेरी में थी। भगवान ही जानता है उस आधे घंटे में क्या हुआ होगा। लंच का टाइम था तो कोई भी लाइब्रेरी में नहीं आया होगा, और इसी दौरान उद्बला आसानी से निकलकर उन दोनों लड़कियों को मार सकती थी। इस बात को सुन सारी लड़कियां डरी हुई थी। उन दोनों लड़कियों के दर्द को, बेबसी को वो महसूस कर पा रही थी। उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, और वो उसके बाद भी यही नौकरी करती रही, सुपर्णा कहती है। माना जाता है कि उसके पीछे काफ़ी प्रभावशाली लोगों का हाथ है। शायद तभी से उन दोनों लड़कियों की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। वैसे हमें अब क्या करना चाहिए? रेवती अपने डॉम की लड़कियों की तरफ देखते हुए पूछती है। सुपर्णा कहती है कि डीन से जाकर मिलो, वही कुछ कर सकती है। इस बात की भनक उद्बला को ना लगे, इस बात का ध्यान रखना, वरना वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। लड़कियां वापस अपने डॉर्म में चली जाती है। शाम को जब डीन वापस आती है, वो उनसे बात करती है। भूत होने की बात को वो डीन भी नहीं स्वीकारती, लेकिन फिर भी वो उनके रहने के लिए अलग व्यवस्था करने को तैयार थी जल्द से जल्द। अब रात को डिनर के बाद लड़कियां अपने डॉर्म में वापस जाती है। कुछ लोग बेड पर लेट जाती है और कुछ अब भी पढ़ रही थी, और बाकी लड़कियां कुर्सियां लेकर साथ में बैठी हुई थी। इन सभी के मन में उन दोनों लड़कियों के लिए सद्भावना थी। उनके मन में कई सारे सवाल थे कि उन लड़कियों ने ऐसा क्या किया था कि उनके साथ इतना बुरा हुआ। क्या उद्बला ने सच में उन्हें मारा था? मौली, जो इन लड़कियों के साथ बैठी थी, कहती है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है। मुझे पहले कभी सर दर्द नहीं हुआ।
पर पता नहीं आज अचानक से क्यों हो रहा है। वो उठकर सानिया के बेड पर सो जाती है क्योंकि वही उनके नज़दीक था। फिर एकदम से वो चीख के साथ बैठ जाती है अपने बेड पर। उसे देख कुछ लड़कियां अभी चीख पड़ती है। मौली के चेहरे पर खून लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसके मुंह पर खून छिड़का हो। कुछ लोगों को लग रहा था जैसे खून उसके अंदर से निकल रहा हो। रेवती पूछती कि मौली, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मौली उनकी तरफ देख रही थी, सोच रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सिर्फ सर दर्द हो रहा है। तो फिर तुम उठ खड़ी क्यों हुई? रेवती पूछती है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह पर किसी ने पानी फेंका हो, मौली कहती है। तुम जाकर अपना चेहरा धो लो, रेवती कहती है। मौली बाथरूम की तरफ जाती है और उसके साथ कुछ और लड़कियां भी जाती है। मौली अब डरी हुई थी कि कैसे उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। यहाँ सानिया रेवती से पूछती है, ये सब कैसे हो रहा है? उसके चेहरे पर खून अचानक से कैसे आया? रेवती कहती है कि उसने कहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है। जरूर उसे किसी न किसी तरह की बीमारी होगी जो वो हमें बता नहीं रही शायद। रेवती सानिया के बेड के पास जाती है देखने की अगर वहाँ पर कुछ अजीब मिले, लेकिन वहाँ पर सब कुछ ठीक था, कुछ भी अजीब नहीं था। और उसे लगता है कि पक्का मौली के साथ कुछ परेशानी है, उसे किसी तरह की बीमारी है। रेवती और सानिया दोनों बेड पर बैठे थे और कुछ देर बाद सानिया कहती है कि मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है। धीरे धीरे वो अपने बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद हो जाती है। अब मौली और बाकी लड़कियां वापस आ रही थी और मौली डर के मारे रो रही थी। इसी समय सभी को एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात सानिया बोल रही थी और ये बोलते हुए वो उठती है। रेवती सानिया को देखकर चीखती है क्योंकि उसके चेहरे पर भी खून था, बहुत सारा खून। सानिया अपने चेहरे को हाथ लगाती है और उसकी उंगलियों पर खून लगा था। सानिया का ध्यान अब किसी और चीज़ पर था, कुछ ऐसा जो रेवती के पीछे था, और सानिया का शरीर झटके मारने लगता है और शरीर के अंग मुड़ने लगते हैं। लड़कियां इस अजीब घटना को देखकर डर के मारे बाहर भाग जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और यहाँ पर सानिया बेहोश हो जाती है। रेवती अपनी ही जगह पर जम चुकी थी डर के मारे। कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वो अपनी नज़र घुमाती है और अब कमरे में सिर्फ वो दोनों ही थी। वो भी भागना चाहती थी लेकिन सानिया को छोड़कर वो कैसे भागती। आसपास से डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इसे सुन रेवती आसपास देखने लगती है। फिर एक अजीब डरावनी आवाज़ कहती है, उसने मारा। रेवती अपनी पूरी ताकत लगाकर सानिया को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी बेजान गुड़िया की तरह वहाँ पर पड़ी हुई थी। सानिया कुछ बड़बड़ाने की कोशिश करती है। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और बहता हुआ उसके उंगलियों तक वो पहुँच चुका था। डॉर्मेटरी की बाकी लड़कियां नीचे ग्राउंड में पहुंच गई थी और चीखने चिल्लाने लगी थी। उज्ज्वला वहां पर पहुंचती है और उनसे पूछती है कि क्या बात है। लड़कियां उन्हें सारी बात बताती है और उज्ज्वला के चेहरे से रंग उड़ चुका था। वो सबको वापस जाने को कहती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। कुछ लड़कियां डीन के पास पहुंच चुकी थी और उसे सारी बात बताती है। कॉलेज के कुछ टीचर्स को लेकर डीन लड़कियों के पास पहुंचती है और उज्ज्वला चुपचाप चोरी छुपे वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। रेवती और सानिया अब भी डॉर्मेटरी में है। मौली डीन को बताती है वो खतरे में है, उनकी मदद कीजिए। डीन उज्ज्वला को देखती है और उन्हें उनके साथ आने का ऑर्डर देती है। साथ आए टीचर्स आगे बढ़ते हैं लेकिन उज्ज्वला अब भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। डीन फिर चिल्लाते हुए उज्ज्वला को कहती है, उज्ज्वला यहाँ क्यों खड़ी हो? उन लड़कियों की सलामती तुम्हारी जिम्मेदारी है। उज्ज्वला के पास अब कोई भी चॉइस नहीं थी उनके साथ जाने के अलावा, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रही थी। उसे उसके कदम भारी भारी से महसूस हो रहे थे। बाहर खड़ी लड़कियों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर उन्हें देखे। डीन और बाकी टीचर्स देखते हैं कि रेवती सानिया को उठाने की कोशिश कर रही थी। उज्ज्वला डॉर्मेटरी के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अंदर भी नहीं आ रही थी। डीन और बाकी टीचर्स रेवती की मदद के लिए जाते हैं और डीन रेवती से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन रेवती और सानिया दोनों हवा चलने के दौरान पेड़ पर लगे सूखे पत्तों की तरह कांप रही थी। डीन मिसिस बोस उज्ज्वला को देखती है और चिल्लाती है कि तुम वहां पर क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर मदद करो। उज्ज्वला घबराई हुई खड़ी हुई उस जगह को देख रही थी जहाँ पर एक समय बीमार
बेबस लाचार संतति मारी गई थी। मिसिस बोस देखती है कि उज्ज्वला का बर्ताव अजीब था। वो उस पर फिर से चिल्लाती है। अब उज्ज्वला के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है। उसने बस कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे और कमरे में मौजूद लोगों के सामने एक डरावना सा मंजर था। उज्ज्वला हवा में तैरने लगती है जैसे उसे किसी ने टांग रखा हो। उज्ज्वला का शरीर नीचे जमीन पर पटकता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उज्ज्वला कांप रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देख पा रही थी जो शायद किसी और को नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी। वो सॉरी बोल रही थी, माफ़ी मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। तभी एक भूतिया सी आवाज़ आती है, कीमत चुकानी पड़ेगी। डीन बोस और बाकी टीचर्स आसपास देख रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। रेवती की आंख से आंसू निकल रहे थे और उसने सानिया को पकड़ रखा था उसे बचाने के लिए। वहाँ मौजूद लोग अपने नज़रों के सामने जो हो रहा था उसे समझ नहीं पा रहे थे। उज्ज्वला के दोनों हाथ उसके सर के ऊपर उठते हैं और कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए ले जा रही थी बाथरूम की तरफ। उज्ज्वला के मुंह से खून बह रहा था। उसका शरीर काम करना बंद कर चुका था। उसका शरीर घसीटते हुए बाथरूम की तरफ जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बच्ची कुची हिम्मत जुटाकर दीन और बाकी टीचर्स रेवती और सानिया को उठाकर बाहर ले जाते हैं। सानिया कुछ बड़बड़ा रही थी। खून, खून, भूत, ऐसे शब्दों को वो बड़बड़ा रही थी। शायद उज्ज्वला के अलावा सिर्फ सानिया ही जो उन आत्माओं को देख पा रही थी। उसने जो देखा वो बेहद भयानक था। सानिया ने सानवी और सांताते के भूत को देखा था जिनके कटे हुए गले से खून बह रहा था। इसे देख उसके दिमाग को शौक लगा था। वो अब ठीक नहीं हो सकती थी। इसके बाद सानिया ने कुछ भी नहीं बोला। वो अब बस एक बेजान लाश बनकर रह गई थी। बाहर निकलकर डीन कुछ गार्ड्स को भेजते हैं उज्ज्वला की मदद के लिए, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। बाथरूम में उज्ज्वला की लाश पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। आंखें लग रही थी जैसे निकलने वाली हो। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को खींचकर बाहर निकाल लिया हो। उज्ज्वला को उसके कर्मों की सजा मिली। सांतति और साल्मी की आत्माओं और उज्ज्वला के अलावा किसी और को नहीं पता था कि उन दोनों को किसने मारा था। उज्ज्वला ने ये सब उपेंद्र गोहेन के कहने पर किया था, जो साल्मी और सांतति के पिता के भाई थे और सानिया के दादा। उपेंद्र ने जो कर्म किए थे उसका फल आखिर उसे चुकाना ही पड़ा, अपनी सबसे प्यारी पोती को खोकर। भले ही सानिया मरी ना हो, पर वो जिंदा भी नहीं थी। जो दुख उपेंद्र ने हरिदेव और उसकी पत्नी को दिया, उसी दर्द के साथ उपेंद्र को अब पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी आप सभी को कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइए। अगर किसी तरह का सवाल है तो वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियाँ सुन सकें। आपसे मैं फिर एक बार मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।